अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट DMR एंड वेलकम टू अवर C++ सीरीज। इस सीरीज में हम C++ को फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस देखेंगे और इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको डीपली डिस्कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आउटलाइन डिस्कस करना चाहूँगा कि आखिर हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ह्यूमन लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके बाद हम C++ को डीपली देखेंगे। डीपली से बाद हम इसका डीप डाइव इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद इस वीडियो के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि आखिर आप इस सीरीज से किस तरह से मैक्सिमम गेन कर सकते हैं, आप इस सीरीज को किस तरह से देख सकते हैं। मीन्स कि आप इस सीरीज को जस्ट वॉच करके किस तरह से मैक्सिमम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। पहले हम बात करते हैं लैंग्वेजेस के बारे में। C++ पर जाने से पहले हमें लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन होना लाजमी होता है। एज अ ह्यूमन अगर हम देखें तो हम आपस में कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी ऐसे पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं जो कि हमारे अपने ही कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम उससे नेटिव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसे पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं जो कि हमारे कंट्री का नहीं है और जो कि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं समझता, तो हमें उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। जब हमें उसकी लैंग्वेज आती होगी तब हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमारे पास कंप्यूटर साइंस में होता है। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमेशा मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस जैसे कि हमारे पास इंग्लिश है, उर्दू है या बेशुमार लैंग्वेजेस हैं, इनको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। और मशीन लैंग्वेज एक्चुअली कौन सी लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि आपका प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है। आपका प्रोसेसर मीन आपके सिस्टम का प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है। आपका सिस्टम कुछ भी हो सकता है, वो आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, वो आपका मोबाइल डिवाइस हो सकती है, आपकी मैक डिवाइस हो सकती है। हर डिवाइस की अपनी अपनी एक मशीन लैंग्वेज होती है और आपको किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए उसकी मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सबकी मशीन लैंग्वेज डिफरेंट होती है। मीन्स कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, मैक डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स हैं, हमारी मोबाइल डिवाइसेस हैं, टैबलेट्स हैं, इन सब की जो मशीन लैंग्वेजेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो अगर आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है कि आप किससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप किसी लैपटॉप डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आप डेस्कटॉप सिस्टम से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। हालांकि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम मोस्टली क्रॉस प्लेटफॉर्म बिहेवियर को अपने माइंड में रखते हैं। इससे मुराद ये कि हम बेसिकली इसलिए प्रोग्रामिंग करते हैं कि हम एक दफ़ा कोड लिखें और वो तमाम डिवाइसेस पर रन हो। आइडियली इसी चीज़ को अच्छा माना जाता है। अब जब हमारे पास मशीन लैंग्वेज है तो हम मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास हर्डल ये है कि मशीन लैंग्वेज को लर्न करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और उसमें सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं। और अगर हमें कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए हमें थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स की टीम चाहिए होगी जो कि एक छोटे सा सॉफ्टवेयर बनाएगी। लिहाजा हमें कोई ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो कि स्लाइटली ह्यूमन रीडेबल हो, ताकि हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड करके कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकें। या अगर दूसरे मायनों में ये बात कहें कि हमें कोई ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो कि एट द एंड ट्रांसलेट हो जाए मशीन लैंग्वेज में। हमारी जो कंप्यूटर है वो तो मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है, तो हमें कोई ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो कि हम अंडरस्टैंड कर सकें लेकिन हम उसे ट्रांसलेट कर सकें किसी तरह मशीन लैंग्वेज में। मीन्स कि हम जो कोड बनाएं वो ऐसी लैंग्वेज में बनाएं जिसे हम दोनों अंडरस्टैंड कर सकें। दोनों से मुराद कि हम भी अंडरस्टैंड कर सकें और हमारा कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड कर सके ईजिली। इस हर्डल को ओवरकम करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? ये ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि ह्यूमन रीडेबल भी होती हैं और मशीन रीडेबल भी होती है। मशीन रीडेबल इस तरह से कि ये एट द एंड ट्रांसलेट हो जाती है मशीन इंस्ट्रक्शंस में। किस मशीन इंस्ट्रक्शंस में? जिस मशीन पर आप इसको रन कर रहे हैं। ये इसकी यूनिक एबिलिटी है। वो इस तरह से कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड अगर आप कंप्यूटर सिस्टम पर रन करते हैं तो उसका कोड कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर आप उसे मोबाइल में रन करेंगे तो वो मोबाइल के इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें हेल्प करती हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी दो किस्म की होती हैं, एक हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं और एक हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। ये बातें आपने अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ऑलरेडी पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर अगेन बताने का मकसद ये है कि हम उनको एक तो रिव्यू करना चाहते हैं, दूसरा ये कि हम कुछ ऐसी डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर औकात हमें इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ाई जाती। सबसे पहले बात करते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि कंप्यूटर से ज़्यादा क्लोज होती हैं। अगर दूसरे मायने में कहा जाए तो लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि ट्रांसलेट हो जाती हैं एक्चुअली मशीन इंस्ट्रक्शंस में। जैसे कि हमने बात की थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि हम भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज अ ह्यूमन और हमारी मशीन भी अंडरस्टैंड कर सकती है। और हमारी मशीन किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करेगी जब वो कोड मशीन इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट हो जाएगा।
इसके अपोजिट जो हायर लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनका वर्किंग मेथोडोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो इस तरह से कि वो एज अ ट्रांसलेटर काम करती हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करता हूँ। लेट्स से कि आप किसी जर्मन से बात करना चाहते हैं। अब जर्मन जो होते हैं ना वो इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उनके यहाँ इंग्लिश पढ़ाई ही नहीं जाती। अब अगर आप किसी जर्मन से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो आपको एक ट्रांसलेटर हायर करना पड़ेगा। वो ट्रांसलेटर आपकी बात सुनेगा और उसे जर्मन बंदे को जर्मन लैंग्वेज में बताएगा आपकी बात, और जर्मन बंदे की बात जर्मन में लिसन करेगा और आपको इंग्लिश में बताएगा, या फर्ज करें अगर उर्दू स्पीकर है तो वो आपको उर्दू में बताएगा। एक तो हमारे पास ये सिनेरियो है। एक सिनेरियो में ये हो सकता है कि आप जर्मन सीख लें, आप जर्मन सीखने के बाद उस जर्मन से कम्युनिकेट करें। अब ये आपके पास दो सिनेरियोज हैं। अगर तो आप जर्मन सीख कर जर्मन से कम्युनिकेट करते हैं ना तो ये लोअर लेवल लैंग्वेज का केस है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ट्रांसलेटर को हायर करते हैं और उस ट्रांसलेटर को एक अपना जरिया बनाते हैं जर्मन से कम्युनिकेशन का, तो ये हायर लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल है। अब हमारे इस एग्जांपल में जो जर्मन था वो कंप्यूटर था और स्पीकर जो कि आप थे वो एज अ यूज़र था। इससे मुराद ये है कि अगर आप अपनी मशीन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपके पास दो वेज हैं। या तो आप वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करें जो कि मशीन जानती है, या आपकी ऐसा इंटरमीडिएट दोनों के दरमियान ऐड कर दें कि वो आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करें, देन वो आपकी मशीन को एट रन टाइम ट्रांसलेट कर करके बताता रहे। लेकिन इसमें जो पहला मेथड है कि अगर आप जर्मन खुद सीख लें फिर जर्मन से बात करें, तो आप देख सकते हैं कि ये मेथड ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट इस हिसाब से कि आप उस जर्मन को अपनी बात ओपनली जिस तरह आप चाहते हैं आप बता सकते हैं, और वो जर्मन भी आपकी बात उसी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे आप उसे बताना चाह रहे हैं। ट्रांसलेटर के केस में हो सकता है ट्रांसलेटर की अपनी नॉलेज इतनी ज़्यादा ना हो, हम उस पर इतना ज़्यादा डिपेंड तो नहीं कर सकते, तो हो सकता है वो हमारी कुछ बातें मिस कर दें या हमारी कुछ बातें वो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, तो हम उसके ऊपर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। यही केस हायर लेवल लैंग्वेजेस में होता है। हायर लेवल लैंग्वेजेस एक्चुअली एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में रन करती हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट इस तरह से कि आपका कोड मशीन इंस्ट्रक्शंस में डायरेक्टली कंपाइल नहीं होता, आपका कोड लाइन बाय लाइन जाता है एक वर्चुअल मशीन के अंदर। वो मशीन उस कोड को लाइन बाय लाइन, मतलब जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना उस टाइम उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर रही होती है, लेकिन साथ में काफ़ी सारी चेकिंग भी कर रही होती है कि आपका कोड ठीक है या नहीं, उसको मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं, वो इसके काबिल है या नहीं। इस तरह के चेक्स जो होते हैं वो लगाए जा रहे होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो पहला मेथड था, मीन्स के जो लोअर लेवल लैंग्वेज का मेथड था, वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा हाई परफॉर्मेंट है, ठीक है। और जो हमारे पास C++ लैंग्वेज है ना, अगर हम उसको कैटेगराइज करें कि वो हायर लेवल लैंग्वेज में लाई कर या लोअर लेवल लैंग्वेज में लाई करती है, तो वो एक्चुअली एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। C++ को एक मिडिल लेवल लैंग्वेज माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि है तो ये एक्चुअली लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल से मुराद कि ये इसका कोड कंपाइल होता है मशीन लैंग्वेज में, लेकिन इसका इंटरफेस जो है आप इससे जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं ना वो बिल्कुल हाई लेवल लैंग्वेज की तरह से है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास पाइथन हो गई या डार्ट लैंग्वेज हो गई, गो लैंग्वेज होंगी, ये लैंग्वेजेस आती हैं। तो इसका इंटरफेस बिल्कुल उन लैंग्वेजेस की तरह है जो कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इसका कोड हमेशा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए लो लेवल लैंग्वेज भी है, ठीक है। मीन्स कि ये एक ही वक्त में हाई लेवल भी है और लो लेवल भी है। अब बात करते हैं कि हम आखिर C++ को अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं। C++ को अडॉप्ट करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका कोड एज इज़ असेंबली कोड में ट्रांसलेट हो जाता है। इससे मुराद ये है कि आपने जो भी कोड लिखा वो डायरेक्टली असेंबली कोड में कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल से मुराद ट्रांसलेट हो जाएगा। अब यहाँ एज इज़ कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करते हैं जैसे कि पाइथन या जावा इस तरह की लैंग्वेज में, तो जो एक आपकी वर्चुअल मशीन होती है वो खुद से बहुत सारा कोड जनरेट कर रही होती है और मशीन को दे रही होती है। यहाँ अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम ये नहीं बता सकते कि वो प्रॉब्लम हमारी जनरेटेड है या वो हमारी वर्चुअल मशीन की जनरेट की हुई प्रॉब्लम है, जबकि C++ में सारा का सारा कंट्रोल आपके पास होता है, एज अ यूज़र हमारे पास होता है। अगर कोड में कहीं भी कोई एरर आ जाता है, कोई भी मिस्टेक हो जाती है, तो वो हमारी मिस्टेक होगी हमेशा, वो हमारे कंपाइलर की मिस्टेक नहीं होगी। अब ये कंपाइलर क्या है इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। C++ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको हार्डवेयर के ऊपर 100% एक्सेस होती है। आपकी जितनी भी मशीन इंस्ट्रक्शन जनरेट हो रही हैं आपको उनके ऊपर 100% होल्ड होता है। इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड की बात करें तो C++ एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है। स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज क्या है ये अभी हम C++ के जब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। तो C++ हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है, इसलिए टेक जायंट्स जो हैं जैसे गूगल, फेसबुक वगैरह ये C++ को यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। सो अब जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं तो अब C++ के बारे में बात करते हैं कि C++ आखिर है क्या, हम C++ को क्यों यूज़ करें और हम C++ को प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आप सब जानते होंगे कि C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स कि इसका कोड कंपाइल होता है, मीन्स ट्रांसलेट होता है असेंबली कोड में। असेंबली कोड मीन मशीन इंस्ट्रक्शंस में,
मशीन इंस्ट्रक्शंस वो होती हैं जो कि आपकी मशीन अंडरस्टैंड करती है। मशीन से मुराद आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, या कोई भी आपकी डिवाइस होगी वो उसे अंडरस्टैंड करती है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि C++ एक्चुअली एक एक्सटेंशन है C लैंग्वेज का। C++ से भी पहले एक लैंग्वेज आई थी जिसका नाम C लैंग्वेज था, और शायद आप में से कुछ ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा हो, इसको लर्न भी किया होगा, लेकिन हम वही चीज़ें दोबारा इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जैसे कि हम जानते हैं और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि C++ एक नेटिव कोड जनरेट करती है। नेटिव कोड से क्या मुराद है कि आप जिस मशीन के लिए एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं C++ उसका मशीन कोड जनरेट करती है। ठीक है, मीन्स कि अगर आप कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो आपका जो C++ कंपाइलर होगा उसी कंप्यूटर के लिए मशीन इंस्ट्रक्शंस को जनरेट करेगा। अगर आप मोबाइल के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं तो आपका जो कंपाइलर होगा वो उसी स्पेसिफिक मोबाइल की मशीन इंस्ट्रक्शंस में प्रोग्राम जनरेट करेगा। इसके बाद जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि हम बात करेंगे स्टैंडर्ड की, कि C++ किस तरह से एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। तो आपने शायद 9th-10th ग्रेड में पढ़ा होगा आईएसओ स्टैंडर्ड जो फिजिकल क्वांटिटीज को स्टैंडर्डाइज करता है। जैसे हमारे पास किलोग्राम हो गया या लाइट की इंटेंसिटी हो गई, या इस तरह से जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको स्टैंडर्डाइज करता है। तो इसी तरह वही स्टैंडर्ड, वो जो आईएसओ कम्युनिटी थी ना, वही स्टैंडर्ड एक्चुअली C++ का स्टैंडर्ड भी बनाती है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि C++ कितनी हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। C++ का जो लेटेस्ट वर्जन था वो C++ 20 था जो कि 2022 में आया था, और C++ का आने वाला वर्जन C++23 है जो 2023 में आएगा। C++ के वर्जन पर भी हम बात करेंगे इन द फ्यूचर। अब बात करते हैं कि हम C++ को आखिर यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि C++ का कोड हमेशा मशीन इंस्ट्रक्शंस में कंपाइल होता है। अब मशीन इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा हाई परफॉर्मेंट तो कोई कोड हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मशीन इंस्ट्रक्शंस ही वो इंस्ट्रक्शंस है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। लिहाजा C++ का कोड जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मेंट होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि इसका कोड डायरेक्टली कंपाइल हो जाता है मशीन इंस्ट्रक्शंस में। कंपाइल से मुराद ट्रांसलेट हो जाता है। इसके बाद C++ जो होती है वो सबसे ज़्यादा क्लोज होती है हार्डवेयर से। अगर आपको अपने हार्डवेयर का 100% एक्सेस चाहिए, 100% कंट्रोल चाहिए, then C++ इज़ योर लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि C++ का कोड जैसे हमने पढ़ा कि ये मशीन इंस्ट्रक्शंस में कंपाइल होता है, तो मशीन इंस्ट्रक्शंस वही होती हैं जो हार्डवेयर कंट्रोल करती हैं। तो C++ को यूज़ करके आप अपने हार्डवेयर मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद C++ जो होती है वो ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों तरह से रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। अब यहाँ हमारे पास एक मिसकंसेप्शन होती है जो कि अक्सर पाई जाती है, वो ये कि अक्सर इंटरनेट वगैरह पे आपको सुनने को मिलेगा कि C++ आपको मेमोरी मैनेजमेंट मैनुअली प्रोवाइड करती है। इससे मुराद ये कि आपको मैनुअली सारी की सारी मेमोरी जो होती है वो मैनेज करनी पड़ती है। जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो आपको मैनुअली मैनेज करने पड़ते हैं। लेकिन ये बात 50% ट्रू है। वो इस तरह से कि जो C++ के नए वर्जन्स जो आए हैं, जो हमारे पास C++ 11 के बाद से जो वर्जन आए हैं उसके अंदर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट के फीचर्स आए हैं। न्यूअर C++ आपको ऑटोमेटिक एज वेल एज मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। अब इससे क्या मुराद है और इसको हम किस तरह से प्रोग्राम के सूरत में देखते हैं ये हम इंशाल्लाह बाकी फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे, लेकिन यहाँ मैं एक मिसकंसेप्शन आपको क्लियर करना चाह रहा था। और उसके बाद जैसे हमने पहले पढ़ा कि C++ का कोड हमेशा एज इज कन्वर्ट होता है मशीन इंस्ट्रक्शंस में। इसके बाद C++ के यूसेज पर आते हैं कि C++ को हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो C++ का जो बेस्ट यूसेज है वो बैकएंड डेवलपमेंट में है। आपके पास जितने भी वेब सर्वर्स हैं या जो गेम्स वगैरह के जो बैकएंड होते हैं वहाँ पर C++ का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर GUI प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो GUI प्रोग्रामिंग के लिए C++ को बनाया नहीं गया, इसे बनाया गया है सिर्फ बैकएंड डेवलपमेंट के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। अब प्रोसेसिंग में आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोसेसिंग से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स तक जितनी भी हमारे पास प्रोसेसिंग है वो सब C++ परफॉर्म कर सकती है। लेकिन C++ आपको बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती। लेकिन स्टिल अगर आप C++ को जानते हैं और आप ये काम करना चाहते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल भी है। कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि इसको पॉसिबल बनाते हैं, उनमें से एक फ्रेमवर्क क्यूट फ्रेमवर्क है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। और इसके अलावा हमारे पास एक WX विजेट्स है। WX विजेट्स एक्चुअली फ्री है, जबकि क्यूट जो है वो फ्री नहीं है, ये एक लाइसेंस के साथ आता है। तो ये यूज़र पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी लाइब्रेरी को यूज़ करना चाहता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज में C++ को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो गेम डेवलपमेंट इज़ द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर C++ को वाइडली यूज़ किया जाता है। वो इस वजह से क्योंकि गेम डेवलपमेंट में आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है और परफॉर्मेंस आपको C++ मैक्सिमम प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ C++ का कोड जो होता है वो हमारे Xbox, PS5 कंप्यूटर्स इन सब में कंपाइल हो जाता है। इसके अलावा ये हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। वो इस वजह से क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमें हार्डवेयर के ऊपर एक्सेस चाहिए होता है और ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है। इसके अलावा हमारी जो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग होती है जैसे कार्स के डायलर्स वगैरह हो गए या आपके फ्रिज के ऊपर जो टच स्क्रीन होती है एज एन एग्जाम्पल,
या आप एयरपोर्ट जाते हो, वहाँ पर आपको एक बड़ा सा डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा जहाँ पर सारी फ्लाइट्स के नंबर एक्सेट्रा सब आ रहे होंगे। इस तरह के जितने भी काम होते हैं वो भी हम C++ के ज़रिए करते हैं। इसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसा कि हमने देखा कि C++ हाईएस्ट परफॉर्मिंग लैंग्वेज है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस चाहिए होती है, तो वहाँ पर C++ का सबसे ज़्यादा यूज़ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मशीन लर्निंग है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती है। इसके अलावा ये रिसर्च टीम्स यूज़ करती हैं, जैसे कि हमारे पास नासा हो गई या स्पेस एक्स ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ये अपने जितने प्रोग्राम्स यूज़ करती हैं। जैसे अभी रिसेंटली मार्स पर रोवर भेजा गया था और वहाँ पर एक छोटा सा हेलीकॉप्टर उन्होंने भेजा था, तो स्पेस एक्स ने ये बात कंफर्म की कि उसमें भी उन्होंने C++ का यूज़ किया उनके सर्किट बोर्ड्स को डिज़ाइन करने के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ की अगर बात की जाए कि किन किन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, तो वो इंडस्ट्रीज़ आपको सामने लिस्टेड है, वो आप एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे पास गेमिंग में EA गेम्स वगैरह हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारे पास एडोबी वगैरह की जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं, या हमारे पास टेक जायंट्स जिस तरह से हैं, उनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक वगैरह जितने भी हैं वो सब C++ को यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपके पास जितनी नेटवर्क डिवाइसेज होती हैं, आपके राउटर्स होते हैं, इन सब की जो प्रोग्रामिंग होती है वो C++ में होती है। इसके अलावा अगर हम और फ्रेमवर्क्स की बात करें, और लैंग्वेजेस की बात करें, जैसे हमारे पास फ्लटर है, .NET फ्रेमवर्क है, एक्चुअली ये भी बैकएंड पे C++ को यूज़ कर रहे होते हैं। ये बने तो किसी और लैंग्वेज के लिए है, लेकिन ये बैकएंड पे C++ को यूज़ कर रहे होते हैं, एंड द रीजन इज हाई परफॉर्मेंस। इसके अलावा हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने सॉफ्टवेयर हैं वो सब भी C++ को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मेंट लैंग्वेज है। और हमारे जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज़ हैं या एप्पल के OS हैं, ये सब के सब C++ पर बने होते हैं। हाँ, लिनक्स जो होता है वो C लैंग्वेज पर बना हुआ होता है, वो इस वजह से कि उस टाइम जिस टाइम ये लिनक्स बना था उस टाइम C++ थी नहीं, ये स्टैंडर्डाइज नहीं हुई थी, लिहाजा उन्होंने इसको C में ही कंटिन्यू किया। सो ये था हमारा C++ का इंट्रोडक्शन, एंड आई होप कि इस लेक्चर ने आपको बोर नहीं किया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ यूजफुल सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका जो भी फीडबैक हुआ, आप इस वीडियो के मुतालिक जो भी अपनी राय का इजहार करना चाहें, फ्यूचर वीडियोस के मुतालिक जो भी रिक्वेस्ट करना चाहें, या कोई भी बात जो आप मुझ तक डिलीवर करना चाहें, वो आप यहाँ कमेंट सेक्शंस में नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब का एक डिस्कशन बॉक्स भी होता है, वहाँ पर भी आप अपना क्वेश्चन लीव कर सकते हैं। इसके बाद हम इस एपिसोड का पार्ट 2 लेकर आएंगे। उस पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि आप इस सीरीज़ को किस तरह से देख सकते हैं और आप किस तरह से इस सीरीज से मैक्सिमम गेट कर सकते हैं। बट आज के लिए इतना ही। आई होप कि कंटेंट इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, एंड अपना और सब घर वालों का ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।